HTML5 में कुछ चीज़ें हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट हैंडी होंगी जब आप कोडिंग करेंगे। तो उसमें जैसे अगर आपको लिखना है, हम बात कर रहे हैं HTML कंप्यूटर कोड की। HTML कंप्यूटर कोड की। तो इसमें देखिएगा कि अगर जैसे मान लीजिए आपको लिखना है x इक्वल टू 5, y इक्वल टू 6 और z इक्वल टू x प्लस वाई। अब इस तरीके से आपको चीज़ें लिखनी है सिंपल। तो आप कैसे करेंगे? तो उसका तरीका क्या होगा? या तो आप सिंपल x इज इक्वल टू 5 किसी इसमें लिख दीजिए, p में लिख दीजिए, या फिर पैराग्राफ में या हेडिंग में, या किसी तरीके से बगैर किसी में भी लिखेंगे तो भी आ जाएगा। बट अगर प्रॉपर आपको इस तरीके से चाहिए तब क्या हो, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो इसके लिए हमें कुछ अलग करना पड़ेगा जो HTML हमें प्रोवाइड करता है। तो देखते हैं उसको कैसे करेंगे। अभी हमारे पास एक HTML की फाइल है जो intro.html की नाम की है। हमने इसका टाइटल दे रखा है लर्न HTML5 क्विक एंड इजी इन हिंदी। हिंदी है, उर्दू है, जो भी इसे समझते हैं सबके लिए है। सुनिए इसको ध्यान से। हम क्या करेंगे? हमने ना हेड लिखा है, ना HTML लिखा है, ना बॉडी लिखा है, कुछ नहीं लिखा है। HTML5 में हम कर रहे हैं इसलिए कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको सब लिखना है। आप इस तरीके से मत करिएगा, आपको सब लिखना है। ओके, मैं केवल क्लीन कोड चाहता हूं ताकि आप लोग समझ सकें, इसलिए मैंने हटाया है, क्योंकि ये HTML5 में चलता है, मेरे ब्राउजर में चलता है। अगर आपके इसमें नहीं चलता तो आप उसको मत हटाइएगा। शुरुआत करते हैं। हमें प्रोग्रामिंग कोड लिखना है। तो कोई प्रोग्रामिंग कोड लिखना है तो उसका क्या तरीका है, हाउ यू गोइंग टू मेक इट? तो उसके लिए एक पहले पी देते हैं और उसमें मैं आपको पहले कंटेंट लिख देते हैं कि होने क्या वाला है। अभी जब मैंने आपको बताया वैसा हम दिखाने वाले हैं। कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, इसको बंद करिए। यहां पर हम लिखेंगे प्रोग्राम, दिस इज प्रोग्रामिंग कोड। अब हम आएंगे कोड में। हमें क्या टैग यूज करना है? कोड। क्या टैग यूज करना है? कोड, CODE, कोड यूज करना है, CODE। कोड यूज करेंगे तो कोड बंद भी करेंगे। बाकी और कोई अच्छा तरीका नहीं है इस चीज को शो करने का। इस चीज को शो करने का कोई अच्छा तरीका नहीं है, इसलिए हम ये कर रहे हैं। अब यहां पर देखिए कितने बढ़िया से होगा। x इक्वल टू 5 करिए, y इक्वल टू 10 करिए, और z इज इक्वल टू x प्लस वाई कर दीजिए। अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन एक चीज इसमें करनी पड़ेगी, क्योंकि ब्रेक लाइन है तो HTML को ब्रेक लाइन बतानी पड़ेगी, BR न्यू लाइन बतानी पड़ेगी कि अगले लाइन में आएगा, वरना एक ही लाइन में आ जाएगा। ओके, ये हो गया। चलिए अब देखिए कैसे दिखता है। अब आपका प्रॉपर प्रोग्राम की तरह दिख रहा है। अगर आप अपने, यानी कि आप प्रोग्रामिंग वाले हैं, आप ऐसी चीज लोगों को अपने वेबसाइट पे दिखाना चाहते हैं कुछ इस तरीके के, तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका आपके पास ये प्रोग्रामिंग कोड का है। कितना बेहतरीन हो गया। जैसे आप बताना चाहते हैं किसी कीबोर्ड का इनपुट, तो जो HTML में KBD एलिमेंट है, ये वाला HTML में आपके पास KBD एलिमेंट है। KBD एलिमेंट तो कीबोर्ड के लिए होता है ऐसे, KBD से शुरू करिए, KBD से एंड करिए। कीबोर्ड, जैसे आपको कोई कंट्रोल एस देना है, यूजर को बताना है कंट्रोल CTRL कंट्रोल प्लस एस दबाइए, तो इसको कैसे लिखेंगे आप, कैसे बताएंगे? तरीका क्या होगा इसका? या तो आप किसी पैराग्राफ में दे दीजिए, लेकिन प्रॉपर आपको कीबोर्ड की तरह बताना है इसको, जो कि जो टेक्स्ट KBD में सराउंड होगा, जो इसके अंदर आने वाला है, वो टिपिकली आपको ब्राउजर के डिफॉल्ट मोनोस्पेस फॉन्ट में दिखाई देगा, जैसा कि होना चाहिए, मोनोस्पेस फॉन्ट में। जिसको देख लेते हैं करके ये कैसे होने वाला है। तो आपको लिखना है सेव, प्रेस कंट्रोल एस, चलिए लिख देते हैं। तो उसके लिए आप देखिएगा क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट, बड़ी हैंडी हो जाती है जब इसे हम चलाएंगे। इसको रहने दीजिए अभी, कोड को हम इसके आगे लिखते हैं। यहां पर तो क्या लिखेंगे, एक P और बना दीजिए, इसी में कर देते हैं। चलिए यहां पर कर देते हैं प्रोग्राम, यहां पर कर देते हैं प्रेस, ठीक है यहां तक। अब आगे आएगा KBD, यहां पर KBD कीवर्ड देंगे। क्या देंगे? KBD कीबोर्ड हो गया। उसके आगे KBD को बंद कर दीजिए, और KBD के अंदर आप लिख दीजिए कंट्रोल S। क्या लिखेंगे? कंट्रोल S। और उसे कैसे लिखेंगे? जैसे नॉर्मली हम लिखते हैं CTRL प्लस सेव के लिए होता है ये कंट्रोल S। ये हो गया आपका, सेव कर दीजिए, इसको रन करा दीजिए।
तो ये कैसे आया आपका कंट्रोल एस। अब देखिए प्रेस अलग फॉन्ट में है, कंट्रोल एस उसी फॉन्ट में आया जैसे कि उसे आना चाहिए। अब एक और हमारे पास टैग है जिसे हम सैम्प कहते हैं, SAMP सैम्प। ये जो सैम्प एलिमेंट है ये क्या करता है, ये सैम्प एलिमेंट रिप्रेजेंट करेगा आउटपुट जो प्रोग्राम से आ रहा है या किसी कंप्यूटर सिस्टम से आ रहा है। तो जो टेक्स्ट इस सैम्प टैग में हम सराउंड करेंगे वो भी मोनोस्पेस फॉन्ट में आएगा डिफॉल्ट में। जैसे यहां पर आप कुछ लीजिए, मान लीजिए एरर, और ये हम दिखाना चाहते हैं किसमें, ये एरर दिखाना चाहते हैं हम इसके अंदर, किसके अंदर, सैम्प में। यहां पर कर दीजिए सैम्प, इसको सैम्प से बंद कर दीजिए। तो जो भी आपका आउटपुट आ रहा है प्रोग्राम या कंप्यूटिंग सिस्टम से वो सैम्प के अंदर आप दिखाएंगे। तो कैसे दिखाई देगा, देखिए योर प्रोग्राम, इसके आगे ये एरर आएगा, जो भी एरर आएगा वो इस तरीके से दिखाई जाएगा। तो उसको रन कराइए, थोड़ा अलग दिखाई देगा ये, जैसे कि होना चाहिए, जैसे हम लोग देखने के आदी हैं। देखिए ये कैसे आ रहा है, इससे अलग आ रहा है ना, ऐसे ही आना चाहिए। तो जो कोड एलिमेंट है अभी आपने देखा यहाँ पर, इस कोड एलिमेंट में ये डिफाइन करता है, ये बताता है एक फ्रेगमेंट किसी कंप्यूटर कोड का। तो ये टेक्स्ट आप इस कोड में लिख रहे हैं, ये किसमें दिया आपने, मोनोस्पेस फॉन्ट में। और इसका रिजल्ट अगर आप मैं यहां दिखाऊं, ये BR डाला था ना, अब देखिएगा क्या आने वाला है। आप समझ गए होंगे, BR नहीं दिया तो सीधा एक लाइन में आ जाएगा, है ना। तो ये जो कोड एलिमेंट है ये प्रिजर्व नहीं करता है एक्स्ट्रा वाइट स्पेस या लाइन ब्रेक। तो उसको आपको अगर फिक्स करना है, अगर इसको फिक्स करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं ये BR बार बार लिखने की जहमत भी ना करूं और मेरा कोड इसी तरीके से दिख जाए, तो इसको डाल दीजिए आप प्री एलिमेंट में। प्री किस में डालेंगे, प्री में। अगर प्री के अंदर लिखेंगे तो आपको बार बार, क्योंकि प्रोग्राम तो ये छोटा सा है, लेकिन जब आप इसे लिखेंगे, जब वाकई में प्रोग्रामिंग करेंगे और आपको ऐसा कुछ प्रोग्राम बनाना होगा या वेबसाइट बनानी होगी, तब आप थक जाएंगे इसको लिखते लिखते, कितने बार ब्रेक डालेंगे। तो उसके लिए ये प्री डालिए, आप प्री डालेंगे और इसको रन कराइए, आप देखिएगा बगैर उसके, बगैर BR के ये एक लाइन में आ गया। ठीक है। जो HTML var एलिमेंट है, वेरिएबल एलिमेंट, वो डिफाइन करता है एक वेरिएबल। जैसे अभी हमने कुछ समय पहले जावास्क्रिप्ट में भी देखा था। तो जो वेरिएबल, ये एक वेरिएबल हो सकता है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के लिए, या फिर वेरिएबल होता है किसी प्रोग्रामिंग कॉन्टेक्स्ट के लिए। जैसे अगर आइंस्टीन साहब का एक फॉर्मूला लिखें E = mc², तो वो कैसे लिखेंगे, उसका क्या तरीका होगा। तो उसके लिए हमारा तरीका इस तरीके से होगा कि हम E = mc², c² में क्या आना चाहिए आपका, सुपरस्क्रिप्ट या सबस्क्रिप्ट, तो सुपरस्क्रिप्ट आना चाहिए। तो उसको लिखने का तरीका अब हम देखने वाले हैं। तो इसी P के अंदर ही लिख देते हैं, यहीं पे आपको समझ में आ जाएगा कैसे लिखना है। आइंस्टीन की स्पेलिंग ठीक ही होगी, सेट। अब कोलन लगाइए, अब आ गई, अब इसमें क्या लिखना है, देखिए वेरिएबल देंगे var, ये वेरिएबल के अंदर देना आपको। ओके, कंट्रोल C कर लेता हूं, थोड़ा छोटा करता हूं क्योंकि वेरिएबल थोड़ा आगे आने वाला है, इसको नीचे कर देते हैं। वेरिएबल, अब इस वेरिएबल में आप E लिखिए, कैपिटल E, वेरिएबल को बंद कर दीजिए। वेरिएबल हो गया ये आपका, एक वेरिएबल आपने बंद किया। अब एंड पे आइए, = करिए, mc² करना है तो MC लिख दीजिए, ये भी वेरिएबल के अंदर आना चाहिए। किसके अंदर जाना चाहिए, वेरिएबल के अंदर। तो क्या आएगा यहाँ पर आपका आएगा MC, ये हो गया। स्क्वायर के लिए क्या करेंगे आप, सुपरस्क्रिप्ट, SUP, सुपरस्क्रिप्ट, क्योंकि आपको स्क्वायर ऊपर दिखाना है। तो ये सुपर करिए, यहां पर आप लिखिए mc² है ना, तो ये 2 यहां पर सुपरस्क्रिप्ट में जाएगा, 2 सुपरस्क्रिप्ट एंड कर दीजिए, यहां पर डॉट लगा दीजिए और आपको ये बंद हो गया। तो वेरिएबल के अंदर E, वेरिएबल के अंदर MC और उसके बाद सुपरस्क्रिप्ट, देखते हैं क्या आता है। ये हो गया आपका E = mc², और आया कैसे, उसी फॉर्मेट में आ गया जैसे हम इसे चाहते थे। तो ये बात हुई आपके कंप्यूटर कोड की। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत आपको बहुत हल्की लग रही होगी कि अरे ये तो हम कर ही लेंगे या ये तो चीज हो ही जाएगी, लेकिन मैं आपको बताऊं दोस्तों
कि ये जो चीज़ जब करने में हम बैठते हैं तो हमें बार बार गूगल सर्च ये सब करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत यूज़ होती है, हमने किया है, बहुत यूज़ होती है, तो आप प्लीज़ इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। अब हम आते हैं HTML एंटिटीज़ पे। HTML एंटिटीज़ क्या होती है? एंटिटीज़ ये जो रिजर्व कैरेक्टर्स हैं HTML में, उनको हम रिप्लेस करेंगे इस कैरेक्टर एंटिटीज से। जो चीज़ रिजर्व है उसको तो यूज़ नहीं कर सकते HTML में, उसके लिए क्या करेंगे? तो हम बात करें एंटिटीज की। तो HTML एंटिटीज कुछ कैरेक्टर रिजर्व है आपके HTML में, जैसे ये तो टैग रिजर्व ही है। अगर आप लेस देन या ग्रेटर देन यूज करना चाहते हैं तो ये और ये टैग और वो तो मिक्स हो जाएंगे। तो कैरेक्टर एंटिटीज हम यूज करते हैं ताकि डिस्प्ले कर सके रिजर्व कैरेक्टर्स HTML में। जैसे कैरेक्टर एंटिटी कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। कैसी दिखाई देगी? M% उसके सामने आप देखिए, जैसे अभी मैंने आपको याद होगा M% करके हमने कॉपीराइट के आगे डाला था, अगर याद होगा तो उसको इस तरीके से डालते हैं M%, यहाँ पर एंटिटी का नाम, या आप M% करके हैश लगा के एंटिटी नंबर दे सकते हैं। ऐसे करके हैश लगा के यहाँ पर एंटिटी का नेम है ना, या एंटिटी नंबर देंगे। और अगर आपको डिस्प्ले करना है कुछ लेस देन साइन करना है तो उसके लिए अलग से आपको M%LT लिखना पड़ेगा, या आपको M%#60 लिखना पड़ेगा। तो एडवांटेज एंटिटी नेम लिखने का फायदा ये है कि एंटिटी नेम आप याद कर सकते हैं, और इसको थोड़ा सा याद करने में दिक्कत होगी। लेकिन डिसएडवांटेज ये है कि ब्राउजर सारे एंटिटी नाम को सपोर्ट ना करे, लेकिन जो सपोर्ट नंबर का है वो बहुत अच्छा है। अब हम आते हैं नॉन ब्रेकिंग स्पेस पे। ये क्या होता है? एक कॉमन कैरेक्टर एंटिटी जो हम यूज करते हैं आपके नॉन ब्रेकिंग स्पेस जिसे कहते हैं, उसे हम कहते हैं NBSP, इसे कहते हैं नॉन ब्रेकिंग स्पेस। ये बहुत आपने देखा होगा, अगर आप राइट क्लिक करके किसी भी बड़ी वेबसाइट को राइट क्लिक करके व्यू सोर्स देखेंगे तो बहुत बार ये दिखाई देगा। तो नॉन ब्रेकिंग स्पेस एक स्पेस है जो दैट विल नॉट ब्रेक इनटू न्यू लाइन। नए लाइन में ये ब्रेकिंग नहीं हो। दो वर्ड अगर वो सेपरेटेड है किसी नॉन ब्रेकिंग स्पेस से, वो आपस में जुड़ जाएंगे, क्योंकि नॉट कोई इसका मतलब होता है नई लाइन में नहीं ब्रेक करना है। इसमें क्या है कि ये तब हमारे लिए बड़ा हैंडी हो जाएगा जब हम जो ब्रेकिंग हो रही है वर्ड्स की वो डिसरप्टिव होगी। जैसे आप मान लीजिए ये लिखना चाहते हैं, एग्जाम्पल लीजिएगा, आप ऐसे करके लिखना चाहते हैं, कोई साइन देना चाहते हैं कैरेक्टर ऐसे करके, और आप लिखना चाहते हैं 10, पेज नंबर 10, आप 10 km/h देना चाहते हैं, आप 12 PM देना चाहते हैं। तो ये नॉन ब्रेकिंग स्पेस का एक और यूज है कि ब्राउजर ट्रंकेट कर देता है जो HTML पेजेस में स्पेस है। अगर आपको लिखना है 10 स्पेसेस आपके टेक्स्ट में, ब्राउजर 9 उसमें से हटा देगा, 50 लिखने हैं 49 हटा देगा, एक ही रखेगा। तो आपको अगर रियल स्पेसेस आपके इसमें चाहिए तो आप ये रखेंगे NBSP, जिसे हम कह रहे हैं नॉन ब्रेकिंग स्पेस। ऐसे ही आपका नॉन ब्रेकिंग हाइफन, एक नाम ये वाला है जिसको हम %#8209 से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आप हाइफन यूज कर सकते हैं जो ब्रेक नहीं हो, हाइफन ब्रेक, जिसे डैश भी कह रहे हैं। तो और भी है आपके पास, जैसे लेस देन है, ग्रेटर देन है, M% है, डबल कोट्स है, सिंगल कोट्स है, ये सेंट का है, और पाउंड का है, पाउंड है आपका, और येन है, येन, ऐसी आपका यूरो है, कॉपीराइट है, यूरो इस तरीके से होता है, और कॉपीराइट है, और R है रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क। इन सब के लिए आपके पास चीजें दी गई हैं, जिसे हम एंटिटी नेम भी इनके हैं, ये कैरेक्टर एंटिटीज है, इनके एंटिटी नेम भी है, एंटिटी नंबर भी है। और अगर हम कंबाइन करना चाहें डायाक्रिटिकल मार्क्स, कंबाइनिंग डायाक्रिटिकल मार्क्स का मतलब ये होता है कि जो डायाक्रिटिकल मार्क्स है ये एक ग्लिफ है जो हम ऐड करते हैं लेटर को। जैसे आप लिखना चाहते हैं हैट्स, तो ये जो आपने किया ना, इसे हम कह रहे हैं ये ग्रेव, जो ये वाला साइन होता है इसे हम ग्रेव कहते हैं,
ये वाला साइन जो है उसे हमें एक्यूट कहते हैं, इसे हम कहते हैं एक्सेंट्स। तो जो डायाक्रिटिकल मार्क है दोनों में ही आ सकते हैं, चाहे किसी भी लेटर में, लेटर के अंदर भी आ सकते हैं, लेटर के नीचे भी आ सकते हैं। तो ये जो कैरेक्टर्स होते हैं या ये जो मार्क्स होते हैं, इसको हम अल्फा न्यूमेरिक कॉम्बिनेशन में भी ले सकते हैं, ताकि एक ऐसा कैरेक्टर निकल के आए जो कैरेक्टर सेट में ना हो, एनकोडिंग में ना हो। जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, तो अगर आप इस मार्क को, ये मार्क है, एक है ऐसा मार्क, तो कैरेक्टर ए है, तो इसका कंस्ट्रक्ट किस तरीके से होगा, ए ये वाला #768, तो पता क्या निकल के आएगा, इससे निकल के आएगा ए आएगा और उसके ऊपर ये ऐसे अगले में निकल के आएगा यू, अगर आप यू करना चाहे तो। ऐसे ही हमारे पास ए के लिए है, उसके ऊपर कैप है, ए के ऊपर टिल्डे साइन है, ओ है या ओ ऐसा है, ओ के ऊपर कैप है या ओ के ऊपर टिल्डे साइन है, इन सब के लिए हमारे पास ऑप्शन है। और हम इसको आगे और देखेंगे बहुत डिटेल में। तो वो डिटेल में देखने के लिए हम थोड़ा सा सिंबल्स पे आते हैं। सिंबल्स पे आप समझ जाएंगे क्या कैसे ये दोनों रिलेटेड हैं। हमने एंटिटीज अभी भी देखी, और इसके अलावा जो मैथमेटिकल, टेक्निकल या करेंसी सिंबल है वो नॉर्मल कीबोर्ड पे तो होते नहीं है। अगर हम इसको HTML पेज में डालना चाहते हैं तो हम HTML की एंटिटी नेम यूज करेंगे। अगर एंटिटी नेम नहीं एग्जिस्ट करता है तो आप एंटिटी नंबर, डेसिमल या हेक्साडेसिमल रेफरेंस ले सकते हैं। जैसे अगर आपको डिस्प्ले करना है यूरो, तो कैसे करेंगे, जैसे यूरो करना है तो मैं इसको यूरो मुझे यहां दिखाना है, मैं कैसे करूंगा, इसमें $यूरो, इससे क्या आउटपुट कैसे आएगा आपका, यूरो। ऐसे ही आप $#8364 करेंगे तो भी यूरो आएगा। अगर आप ## करके x20ac करेंगे तो भी हैश ये भी आएगा। तो तीनों ही तरीका है। आप पहला तरीका क्या मैंने बताया, एंटिटी नंबर, दूसरा डेसिमल और तीसरा नंबर आपका हेक्साडेसिमल रेफरेंस। इस तरीके से आप शो कर सकते हैं। तो कुछ मैथमेटिकल सिंबल आपके सपोर्टेड हैं HTML में। जैसे देखिएगा इसमें आपका ये है फॉर ऑल, इसके लिए आप $फॉर ऑल कर लिख लेंगे बस अपने HTML कोड में। आपके पास ये है पार्शियल डिफरेंस के लिए डेल, ये है देयर एग्जिस्ट के लिए, फिर ये फाई है, ये नाबला है, फिर आपका एलिमेंट ऑफ और नॉट एन एलिमेंट ऑफ, फिर ये है कंटेन्स एज मेंबर, फिर आपके पास ये एनआरई प्रोडक्ट है, ये आपका सिग्मा है, एनआरई समेशन जिसे हम पाई और सिग्मा भी कहते हैं। तो ये चीज आपके पास है। कुछ ग्रीक लेटर्स भी सपोर्टेड है HTML में, जैसे आपका कैरेक्टर मान लीजिए ये वाला गामा ऐसे करके गामा जो आता है, ये गामा सपोर्टेड है, डेल्टा है, आपका एप्सिलॉन है, आपका जीटा है, ये भी आपके सपोर्टेड है। फिर जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कॉपीराइट भी सपोर्टेड है, आर है रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क, फिर ये यूरो है, टीएम अगर ऊपर देना चाहें तो ये सपोर्टेड है आपका। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो आप देखेंगे कि हमारे सिंबल्स में आती है। और इसके साथ केवल यही जरूरी नहीं है कि आप ये इनके नाम से करें, क्योंकि सबके नाम से दिए हुए हैं। इसके अलावा जो ऑप्शन हमारे पास है नाम के अलावा, वो ये है कि आप नंबर भी याद कर सकते हैं। जैसे अगर मैं बताऊं, जैसे मैंने टीएम लिखा, अब टीएम का मतलब ये है कि आप केवल $% करके ट्रेड दे देंगे ना, ट्रेड लिख देंगे तो ये टीएम आ जाएगा। लेकिन अगर आपको ये नंबर याद हो सकते हैं, $, आपका #8482, ये करेंगे तो आपका ये ट्रेडमार्क आ जाएगा। तो ये तरीके हैं आपके, किस तरीके से एंटिटी सिंबल को आप यूज करेंगे। अब एक फाइनल चीज मैं आपको जो बताना चाहता हूं आज, वो है आपका HTML की एनकोडिंग। HTML की एनकोडिंग ये क्या चीज है? अगर आपको HTML का पेज बिल्कुल करेक्टली दिखाना है तो वेब ब्राउजर को जानना पड़ेगा कि कौन सा कैरेक्टर सेट या कैरेक्टर एनकोडिंग आप यूज कर रहे हैं। तो कैरेक्टर एनकोडिंग होती क्या है? ASCII ये सबसे पहला कैरेक्टर एनकोडिंग स्टैंडर्ड था।
जिसे हम कैरेक्टर सेट भी कहते हैं, ASCII, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये पहला कैरेक्टर इनकोडिंग स्टैंडर्ड था। ASCII ने 128 करीब अलग अलग अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर जो आप इंटरनेट पे यूज कर सकते हैं, जैसे नंबर्स हैं 0 से 9, छोटे लेटर हैं, कब बड़े लेटर हैं, या स्पेशल कैरेक्टर हैं, डॉलर हुआ, प्लस हुआ, आपका @ हुआ, ग्रेटर देन, लेस देन, ये चीजें। फिर ANSI जो अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट है, उनका विंडोज 1252 ये ओरिजिनल विंडो कैरेक्टर सेट था जो 256 कैरेक्टर्स सपोर्ट करता था। फिर आया ISO 88591, ये डिफॉल्ट कैरेक्टर सेट था HTML4 के लिए। ये भी कैरेक्टर 256 अलग अलग कैरेक्टर कोड सपोर्ट करता था, लेकिन जो ANSI है और ISO 88591 है, इतने आपके लिमिटेड थे कि HTML4 ने सपोर्ट करना शुरू किया UTF-8 को। UTF-8 ये आप कई जगह देखते होंगे आजकल। UTF कोड, यूनिकोड, ये कवर करता है या जितने भी कैरेक्टर सिंबल्स आपके वर्ल्ड में, क्योंकि ये बहुत बड़ा है, कहाँ आपका 1 बाइट, कहाँ आपका ये UTF। एक 256 मतलब कितना है बताइए? 8। 1 बाइट मतलब 8 बिट, 2 की पावर 8, तो 256। यही अगर आप 2 बाइट कर दें इसको तो क्या होगा? 2 की पावर 16, कितना हो जाएगा ये? 2 की पावर 10 ही 1024 होता है। तो जिस हिसाब से ये नंबर बढ़े, ये आपको बताना पड़ेगा HTML कैरेक्टर सेट एट्रीब्यूट। तो अगर आपको डिस्प्ले करना है कैरेक्टर पेज को, तो आपको एक मेटा टैग में आपको बताना पड़ेगा कि क्या है। जैसे अगर आप एग्जांपल लूं तो देखिएगा, मैं HTML4 में कैसे लिखने वाला हूं और HTML3 में कैसे लिखने वाले हैं, ठीक? तो उसको देखते हैं। चलिए, मैं HTML4 में लिख रहा हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा इसको। HTML4 अगर मैं लिखता हूं तो कैसे लिखूंगा, और HTML3 में लिखना है तो कैसे लिखेंगे। दिस इज इन HTML4, कैसे लिखेंगे? मेटा क्या है? ये मेटा डेटा है। यहां पर लिखेंगे HTTP, यहां पर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, आप यहां लिखेंगे कंटेंट टाइप, ये डैश है, डबल कोड में बंद करेंगे। इसके आगे क्या लिखेंगे? इसके आगे लिखेंगे कंटेंट इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा यहां पर टेक्स्ट है, HTML है, सेमीकोलन देके आप लिखेंगे कैरेक्टर सेट या कैर सेट, और यहां पर इज इक्वल टू करके ISO 88591 डबल कोट से बंद कर देंगे और टैग बंद कर देंगे। तो ये मेटा में आपको ऐसा कुछ देना पड़ सकता है HTML4 में। अगर यहीं पर अगर आप HTML5 वाले हैं, आपने मेरे पहले प्रोग्राम्स में देखा होगा कि ये चीज काफी बार दिखाई दी होगी आपको। तो उसमें HTML5 के लिए आपको लिखना है, ये HTML5 के लिए, उसके लिए बहुत आसान है। यहाँ लिखना है मेटा, यहाँ पर लिखना है कैर सेट, और यहाँ पर लिखना है UTF-8। ये यूनिकोड है। तो अगर ब्राउजर डिटेक्ट करता है ISO 88 आपके 591 को वेब पेज में, तो उसका डिफॉल्ट क्या हो जाएगा? ANSI, which is identical to this one, ISO 88591। लेकिन ANSI में क्या है? ये दोनों एक है। ANSI में थोड़े 32 कैरेक्टर आपको एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। तो अलग अलग इनके बीच में अंतर क्या है? अलग अलग ये है कि आपको UTF में बहुत सारे मिलते हैं। जैसे अगर आप एग्जांपल लें तो जो ANSI में है, जो UTF में है, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको छोटा सा, कि आप देखेंगे सब एक्सक्लेमेशन मार्क किससे दिखाए जाते हैं। अगर एक्सक्लेमेशन मार्क की बात करें तो कैसे दिखाई देंगे? एक्सक्लेमेशन मार्क नंबर में दिखाई देता है 33 में, ASCII में ये दिखाई देता है एक्सक्लेमेशन मार्क, ANSI में भी ये है, और 8859 में भी ये है, UTF-8 में भी ऐसा ही है। तो अलग अलग है। UTF-8 में बस ये है कि जितने भी वर्ल्ड की अलग अलग आपकी भाषाएं हैं, उर्दू हो, हिंदी हो, अरबी हो, चाइनीज हो, सब आपको मिलेगा। बस ये है कि वो बहुत
बहुत आगे तक जाता है, सारी चीज़ें उसमें सपोर्ट है। लेकिन मेरा कहना है कि जब हमको किसी और लैंग्वेज पे काम ही नहीं करना है तो हमारे पास अगर हम एनसी या ISO 88591 भी रखें तो भी कोई ज़्यादा दिक्कत है, राइट। तो ASCII बहुत ध्यान से सुनिएगा, ASCII यूज करता है, ASCII यूज करता है वैल्यू 0 से 31 और 127, ये कंट्रोल कैरेक्टर्स के लिए, और 32 से लेकर 126 तक यूज करता है लेटर, डिजिट और सिंबल के लिए। और ASCII 128 से लेकर 255 यूज ही नहीं करता है। ऐसी एनसी कैरेक्टर विंडो जैसे 1252 है, 8859, ये अपना अपना यूज करते हैं। अब UTF के बारे में बताता हूं मैं। UTF आइडेंटिकल है ASCII की तरह, 0 से लेकर आपका 127, 0 से लेकर 127। और फिर इसमें और क्या चीज आती है, क्या अलग हो रहा है इसमें कैरेक्टर सेट में, क्योंकि ये भी 255 यूज कर रहा है, वो भी 255 यूज कर रहा है, लेकिन क्या है कि उसकी बाइट वैल्यू ज्यादा हो जाती है। लेकिन अब देखिए कहाँ जो कैरेक्टर्स हमारे ASCII में है वही हमारे आपके UTF में है, वही ISO 8859 में है। तो UTF-8 में आइडेंटिकल है 0 से लेकर 127 तक, तो बिल्कुल उसी तरीके से जैसे ASCII UTF-8 की बात कर रहे हैं। ऐसी UTF 128 से लेकर 159 तक यूज नहीं करता, 160 से लेकर 255 तक ये बिल्कुल उसी तरीके से जैसे NC और 88591 है। और फिर वहां से शुरू करता है 256 से, ये शुरू करता है 256 से, उसके बाद तो 10,000 से ऊपर डिफरेंट कैरेक्टर्स। बस ये समझ लीजिए 2 बाइट का है और बहुत जगह इसको मिलती है, बहुत सारी चीजें रिप्रेजेंट हो सकती है। तो ये हमने बात की आपके कैरेक्टर सेट की, और इसी तरीके से और भी चीजें बाकी हैं अभी जो हम देखेंगे। लेकिन एक थोड़ी सी चीज मैं बताता चलूं आपको, वो है URL की एनकोडिंग, URL के एनकोडिंग। तो URL एनकोडिंग क्या होती है मैं बताता हूं आपको। जो URL एनकोडिंग है, URL होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL वेब एड्रेस का एक दूसरा वर्ड है। तो URL में वर्ड्स हो सकते हैं, IP एड्रेस में इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है, और लोग मोस्टली नाम ही डालते हैं। ध्यान दीजिएगा, लोग मोस्टली नाम ही डालते हैं क्योंकि नाम हम आसानी से समझ सकते हैं। तो URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, वेब ब्राउजर क्या करते हैं, ये रिक्वेस्ट करते हैं वेब सर्वर से पेज, किस तरीके से वो भेजते हैं URL। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर ये एक एड्रेस होता है डॉक्यूमेंट का या किसी और डेटा का वेब पे। तो कोई भी अगर वेब एड्रेस आप देखें जैसे www.google.com, तो इसमें क्या होगा, इसका स्कीम समझिए क्या होती है। इसको किसी भी वेब एड्रेस का स्कीम इस तरीके से होता है, ये होती है स्कीम। ये स्कीम जो है ये डिफाइन करता है किस टाइप की इंटरनेट सर्विस है। जैसे ये HTTP हो सकता है, HTTPS हो सकता है। उसके बाद कोलन लगाते हैं जिसे हम ये तो खैर मतलब ट्रिवियल है। उसके बाद ये जो फॉरवर्ड स्लैश वो है, उसके बाद यहाँ पर होता है प्रीफिक्स। ये प्रीफिक्स क्या होता है? ये डोमेन प्रीफिक्स होता है। HTTP के लिए डिफॉल्ट क्या है? www, ये डोमेन प्रीफिक्स है। ऐसी फिर इसके बाद डॉट डोमेन, जिसे ये डिफाइन करता है इंटरनेट का डोमेन नेम। जैसे आप करेंगे www डॉट, डोमेन नेम क्या है? गूगल, ये हो गया, और google.com। तो प्रीफिक्स हो गया www domain.com, यानी google.com डोमेन हो गया, google.com पूरा डोमेन है। ऐसे ही आप आगे क्या करेंगे, एक पोर्ट भी यूज कर सकते हैं, कोलन करके आप यूज करेंगे पोर्ट। ये पोर्ट क्या है? ये बताता है कि पोर्ट नंबर होस्ट पे क्या है। HTTP का डिफॉल्ट होता है 80, HTTP का डिफॉल्ट है 80। इसके आगे आएगा स्लैश करके, यहां नीचे लिख रहा हूं पाथ। ये क्या बताता है? ये बताता है पाथ सर्वर पे क्या है। अगर आप इसको ओमिट कर देंगे तो ये आपको रूट डायरेक्टरी पे ले जाएगा साइट की। उसके बाद आप स्लैश करके लिखेंगे फाइल नेम।
ये क्या होता है, ये बताता है कि जो डॉक्यूमेंट का या रिसोर्स का नाम। तो अलग अलग यूआरएल स्कीम्स क्या क्या हो सकती हैं आपकी, जो अभी हमने देखा उसमें एचटीटीपी है, कॉमन कॉमन वेब पेज या अनइनक्रिप्टेड पेज के लिए यूज होता है। एचटीटीपीएस ये है, एस के लिए होता है सिक्योर, ये सिक्योर हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है सिक्योर वेब पेजेस के लिए, जिसमें इंक्रिप्शन होता है, एनक्रिप्शन। फिर आपका एफटीपी है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये यूज होता है डाउनलोड या अपलोड करने के लिए फाइल को। ऐसी फाइल होता है जैसे फाइल आपके कंप्यूटर में। तो एचटीएमएल, ये यूआरएल एनकोडिंग, यूआरएल आप एस्की कैरेक्टर सेट के थ्रू भेजते हैं। यूआरएल कैन ओनली बी, ध्यान दीजिएगा, यूआरएल आप केवल भेज सकते हैं एस्की कैरेक्टर सेट में ही, कैरेक्टर सेट में। अगर एस्की कैरेक्टर सेट से आउटसाइड है, यूआरएल में कुछ ऐसा कंटेंट है जो बाहर है, तो यूआरएल को कन्वर्ट करना पड़ेगा। यूआरएल इनकोडिंग कन्वर्ट करती है नॉन एस्की कैरेक्टर को, वो फॉर्मेट जो आप इंटरनेट पे भेज सकते हैं। यूआरएल इनकोडिंग रिप्लेस करती है नॉन एस्की कैरेक्टर को परसेंट से, ऐसे फॉलो, इसके बाद होता है इस परसेंट से रिप्लेस कर देती है, उसके बाद आपका हेक्साडेसिमल डिजिट होता है। यूआरएल में स्पेसेस नहीं हो सकते। यूआरएल एनकोडिंग नॉर्मली क्या होता है, इसमें स्पेस को प्लस साइन से रिप्लेस हो जाता है, या फिर परसेंट। अगर आप अपने यूआरएल में %20 देखेंगे, इसका मतलब ये है कि जो स्पेस है उसको रिप्लेस किया गया %20 से, या फिर प्लस से भी कई जगह रिप्लेस होता है। तो आप इस तरीके से देखिए कि कोई अगर आप चीज भेजते हैं और वो कैसी दिखाई देती है आपके ब्राउजर पे, इसका अगर सबमिट एक सिंपल सा लेते हैं, अगर आपके पास एक यहाँ पर टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट है, और यहाँ पर आप लिखेंगे सेंड, ये बटन है। तो यहाँ पर अगर आप हेलो देयर करते हैं ना, इसके बीच में स्पेस देते हैं, तो यूआरएल क्या करेगा, इसके बीच में, क्योंकि ये तो जाना है, तो इसमें या तो सबमिट के लिए अलग मांगेगा, या फिर इसके बीच में वो %20 लगा के, या जो अभी मैंने आपको बताया स्पेस के लिए क्या लगता है वो लगा के भेज देगा। ठीक है, ये मैंने एक एग्जांपल दिया आपको कि यूआरएल में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, ताकि जब आप यूआरएल बनाएं या यूआरएल डिजाइन कर रहे हैं अपने वेबसाइट का, तो आपको ख्याल रहे कि हमें क्या करना है। तो हमने बहुत इंपॉर्टेंट बात की आज, लगने में बहुत आसान लग सकती है। हमने कंप्यूटर कोड देखा, कैसे हम कोड वगैरह लिखेंगे, हमने एंटिटीज के बारे में देखी, हमने सिंबल्स के बारे में देखा, और हमने देखा कि जो कैरेक्टर सेट क्या होते हैं, और फाइनली लास्ट में हमने यूआरएल की एनकोडिंग देखी। तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। आगे हम और भी HTML के बारे में बात करने वाले हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आप सभी की।